खोई हुई दुनिया को ढूंढते हुए ये तीनों लोग ऐसी गुफा में आ पहुंचे जहां छप्पर फाड़कर खजाना मौजूद था। करोड़ों साल पुराने हीरे रूबी सब ऐसे ही पड़े हुए थे, जिन्हें देखते ही एक लड़के के दिमाग पर लालच हावी हो गया और उसने बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी हीरे अपने बैग में भरना शुरू कर दिए। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत उसको और उसके साथियों को मौत के कितना नजदीक ले जाएगी। जैसे ही एक हीरा बैग से जमीन पर गिरा तो अगले ही पल नीचे की जमीन पतली होने की वजह से धंस गई और तीनों ऐसी खाई में गिरने लगे जो कई मिनट्स बीतने के बाद भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब आगे इनका क्या होगा ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि ऐसी क्या मजबूरी थी जो ये तीनों बिना सोचे समझे मौत के मुंह में आ गए। दरअसल कुछ दिनों पहले ये सब ट्रेवर एंडरसन नाम के प्रोफेसर और रिसर्चर से शुरू हुआ था, जो बच्चों को वोल्केनोस के बारे में पढ़ाता है। इसके साथ साथ वो अपने भाई मैक्स की लैब को भी चलाता है, जो 10 साल पहले धरती के बीचों बीच बनी एक दुनिया को ढूंढते हुए गायब हो चुका है। ट्रेवर अब खुद उस जगह को ढूंढना चाहता है, मगर आज लैब में जाने पर उसे बहुत ही बुरी खबर मिलती है कि अब लैब के एक्सपेरिमेंट्स के लिए कोई भी इन्वेस्टर फंडिंग देने के लिए नहीं मान रहा, इसलिए उन्हें ये लैब बंद करनी पड़ेगी। और ये सुनकर ट्रेवर का मन टूट जाता है। अब आगे जब ट्रेवर घर लौटता है तभी उसकी भाभी का अर्जेंट कॉल आता है, जो अपने बेटे शॉन के साथ वहां पहुंचने की खबर देती है। ये सुनते ही ट्रेवर तुरंत अपने कमरे को साफ करने लगता है, क्योंकि उसका घर पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। दरअसल एलिजाबेथ यानी कि शॉन की माँ शॉन को 10 दिन के लिए ट्रेवर के पास छोड़ने का फैसला करती है ताकि वो कनाडा शिफ्ट होने की तैयारी कर सके। मगर शॉन अपने चाचा के साथ रुकने को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि वो घर में मौजूद अपने वीडियो गेम से दूर नहीं होना चाहता था। खैर अब जाने से पहले एलिजाबेथ ट्रेवर को एक बॉक्स सौंपती है, जो कि मैक्स का था, और ट्रेवर उसे देखकर खुश हो जाता है। उस बॉक्स को खोलने पर ट्रेवर को मैक्स की पुरानी यादें मिलती हैं, जिनमें एक बेसबॉल ग्लव और एक योयो शामिल था। तब मैक्स के सामान के बीच ट्रेवर को उसके भाई की सबसे पसंदीदा किताब मिलती है, जो कि जूलियस वर्न की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ थी। अभी जब ट्रेवर उस किताब को गौर से देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें मैग्मा के टेम्परेचर्स को लेकर कई सारे नोट्स लिखे हुए थे, खासकर उन रिलीजन्स के बारे में जहां ट्रेवर और मैक्स खुद भी अपनी रिसर्च कर रहे थे। इसलिए अब तुरंत ही ट्रेवर शॉन के साथ अपनी लैब में पहुंचता है, जहां शॉन की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर आइसलैंड के पास मौजूद एक वोल्केनो पर पड़ती है, और उसी के बारे में मैक्स का बॉक्स इशारा कर रहा था। तब ट्रेवर ये अंदाजा लगाने लगता है कि मैक्स शायद उन्हीं वोल्केनिक रास्तों की तलाश कर रहा था, जो कि जमीन के बीचों बीच जाने का रास्ता हो सकते हैं। अब जैसे कि वहां जाने से मैक्स के बारे में कुछ पता चल सकता था, इसलिए घर लौटकर ट्रेवर वहां जाने का फैसला करता है, जिसके दौरान शॉन भी उसके साथ जाने की जिद करने लग गया था, जिस पर ना चाहते हुए भी ट्रेवर को मानना ही पड़ता है। अब इस सफर के दौरान ट्रेवर किताब में लिखे एक नोट को डिकोड करने की कोशिश करता है। तभी शॉन सुझाव देता है कि ये शायद किसी इंसान का नाम हो सकता है। तब थोड़ी सी खोजबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि ये नाम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोग्रेसिव वोल्केनोलॉजी के डायरेक्टर का है। इसलिए अब प्लेन से उतरने के बाद वो एक लंबी ड्राइव पर निकल जाते हैं ताकि उस इंस्टीट्यूट तक पहुंचा जा सके। लेकिन उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उनके सामने बस एक मामूली सी झोपड़ी थी, जो देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। अभी दरवाजा खटखटाने पर उनके सामने हाना नाम की एक खूबसूरत लड़की आती है, जो बताती है कि वो इंस्टीट्यूट के मरे हुए डायरेक्टर की बेटी है, और वो जूलियस बर्न की थ्योरी पर यकीन रखते थे, और मैक्स की सोच भी बिल्कुल उनके जैसी ही थी। इसीलिए वो पहले वहाँ आया था, जिसके बाद वो एक ज्वालामुखी के पास चला गया था। अब ये सुनकर ट्रेवर भी वहाँ जाने का फैसला करता है, जिस पर पहले तो हाना उन्हें वहाँ जाने से मना करती है, लेकिन ट्रेवर के उसकी बात ना सुनने की वजह से वो खुद भी उनके साथ ही चल पड़ती है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए उन्हें माउंटेन ट्रैक करके जाना पड़ेगा, और हाना एक कमाल की माउंटेन क्लाइंबर थी। अब आगे इस सफर के दौरान हाना के मुताबिक वो लोग जिस पहाड़ पर चढ़ रहे थे वो बेहद खतरनाक है। साथ ही बर्न की किताब भी यही इशारा करती है कि जमीन के नीचे जाने का रास्ता इसी जगह मौजूद है। इसी बारे में बातें करते हुए वो आखिर उस पहाड़ के ऊपर आ ही जाते हैं, जहां ट्रेवर को वोल्केनिक रिसर्च में इस्तेमाल होने वाला सेंसर मिलता है, जो मैक्स का था, और इसका मतलब था कि मैक्स वहां सच में आया था। पर तभी वहां एक भयानक तूफान शुरू हो गया था, जिसे देखकर शॉन और हाना तो फौरन पास में मौजूद एक गुफा में पनाह लेते हैं, जबकि ट्रेवर जमीन से उस डिवाइस को निकालने में लग जाता है। तब उस डिवाइस पर लगे एंटीने की वजह से ट्रेवर के चारों ओर बिजली गिरने लगती है, लेकिन अपनी धुन का पक्का ट्रेवर उस इक्विपमेंट को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब इसके बाद वो तेजी से गुफा की ओर भागता है, पर उसके पास मौजूद सेंसर बिजली को अपनी ओर खींच रहा था, जो देखकर ट्रेवर उस सेंसर को हवा में फेंकता है, जिसके अगले ही पल एक बिजली सेंसर को हवा में ही बर्बाद कर देती है। तब ट्रेवर छलांग
लगाकर गुफा में तो आ जाता है, लेकिन तभी गुफा के ऊपर एक बिजली कड़कने से काफी सारे पत्थर गुफा के सामने गिर जाते हैं, जिससे गुफा का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तब कोई और रास्ता ना होने की वजह से तीनों गुफा के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि हाना के हिसाब से पहले वो गुफा एक खदान हुआ करती थी और वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दूसरी ओर से होना ही चाहिए था। तब चलते चलते ट्रेवर अचानक एक गहरी खाई में गिरने वाला होता है, पर तभी हाना उसे पकड़ लेती है। अब वैसे उस जगह पर एक वार्निंग साइन लगा हुआ था जो उन्हें दूर रहने की हिदायत दे रहा था। तब ट्रेवर जांच करने के लिए एक फ्लेयर जलाता है, मगर गुफा की दीवारों में मौजूद मैग्नीशियम जो कि बेहद ज्वलनशील होता है, उसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिसके दौरान इस नई मुश्किल से निपटने के लिए हाना एक फायर प्रूफ फ्लेयर निकालती है, जिसे जब वो खाई से नीचे फेंकते हैं तो उसके गिरने के समय से उन्हें पता चलता है कि ये खाई तकरीबन 60 मीटर गहरी है। अब इस खुलासे के बाद वो रस्सी के सहारे नीचे उतरने का फैसला करते हैं। शॉन ये देखकर थोड़ा घबरा गया था, लेकिन ट्रेवर सबसे पहले उस डरावनी खाई में उतरता है, जिसके बाद हाना की मदद से शॉन भी नीचे आ जाता है। उस दौरान रास्ते में ट्रेवर एक अनोखे किस्म के पत्थर को देखकर इतना खो जाता है कि उसका ध्यान भटक जाता है और रस्सी पर से उसकी पकड़ छूटने से वो बीच में लटक जाता है और हालातों को बिगड़ता देख हाना उसकी सेफ्टी केबल धीरे धीरे काटकर उसे नीचे पहुंचा देती है। अब इसके बाद तीनों के नीचे आने पर उन्हें एक पुरानी और खतरनाक खदान मिलती है, जहां बरसों पहले एक हादसे में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। उसे देखकर वो तीनों जैसे तैसे गहराई में बढ़ते गए, जहां उन्हें खदान का जनरेटर मिला और जैसे ही हाना ने उसे चालू किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। तब वो लोग अपने सामने माइनिंग कार्ड्स को देखकर बिना डरे उनमें सवार होकर आगे बढ़ने लगे, क्योंकि उनके हिसाब से वो कार्ड्स उन्हें आराम से खदान के बाहर पहुंचा देती। लेकिन तभी एक जगह ढलान की वजह से कार्ड्स की स्पीड इतनी बढ़ जाती है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और तभी उन्हें सामने एक टूटा हुआ ट्रैक दिखाई देता है, जहां से नीचे गिरने पर तो उन लोगों का राम नाम सत्य होना कंफर्म था, लेकिन कार्ड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो सही सलामत दूसरी ओर पहुंच जाते हैं। पर तेज झटके के कारण उनके कार्ड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और तीनों अलग अलग ट्रैक्स पर पहुंच जाते हैं। उस दौरान हाना का ट्रैक खत्म होने वाला था, इसलिए वो जैसे तैसे करके चलती कार्ड्स के बीच में से ट्रेवर की कार्ड पर आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ट्रेवर का रास्ता भी आगे से बंद है। तब हाना दिमाग लगाकर खुद को एक रस्सी से बांधकर उसका दूसरा सिरा पटड़ियों पे अटका देती है, जिससे वो लोग बच जाते हैं और कार्ड सामने पत्थर की दीवार से टकराकर तबाह हो जाती है। इसी बीच शॉन खामोशी से अपनी कार्ड में वहाँ पहुँचता है, पर किस्मत से उसके लिए सामने कोई खतरा नहीं था। अब इसके बाद वो तीनों एक ऐसे रास्ते में पहुँचते हैं जो कीमती पत्थरों जैसे रूबीज और डायमंड से भरा हुआ था। ये पत्थर अक्सर उन वोल्केनिक ट्यूब्स में बनते हैं जो सतह तक जाते हैं। तब शॉन अपनी बैग भरकर काफी सारे हीरे और रूबीज इकट्ठा कर लेता है, पर तभी अचानक उसे एहसास होता है कि ये बेहद कमजोर चट्टान है जो हल्के से वजन से भी कभी भी धंस सकती है। इसलिए वो तीनों अब सावधानी के साथ बाहर की ओर बढ़ने लगते हैं, मगर तभी शॉन के बैग से एक डायमंड नीचे गिर जाता है, जिससे चट्टान में एक छोटा सा छेद हो गया था। तब शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, पर तभी अचानक जमीन फटने लगती है और वो तीनों एक बहुत ही गहरी खाई में गिरने लगते हैं जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। और ये वही समय था जब कहानी की शुरुआत में ये तीनों खाई में गिरने लग गए थे। खैर, अभी गिरते वक्त ट्रेवर बर्न की एक थ्योरी का जिक्र करता है, जिसके मुताबिक वोल्केनिक टनल्स गिरने वाली चीजों की रफ्तार को धीमा कर देते हैं और इसके नीचे एक स्लाइडिंग टाइप का झरना होगा। और ये बिल्कुल सच होता है। उनके सामने एक झरना होता है जो किसी स्लाइड की तरह उन्हें एक अंडर वाटर रास्ते के जरिए गुफा में ले जाता है। तब पानी से बाहर निकलने के बाद वो थोड़ा सा आराम करते हैं, पर तभी उन्हें गुफा की छत पर सितारों की तरह चमकने वाले बायोलुमिनिसेंट परिंदे दिखाई देते हैं जो 30 करोड़ साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। तभी उनमें से एक परिंदा शॉन के करीब आता है और बाकी सब उनका पीछा करते हुए एक रास्ते की ओर बढ़ जाते हैं, जहां उनके सामने एक नई और विशाल दुनिया थी जो झीलों और पहाड़ों से भरी हुई थी, जिसका मतलब था कि मैक्स की थ्योरीज पूरी तरह से सच थी। इसलिए ट्रेवर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अब इसी बीच आसमान में उन्हें एक आग के गोले जैसा सूरज दिखाई देता है। ट्रेवर बताता है कि वन की किताब में इस दुनिया के अंदर की दुनिया का पूरा वर्णन दिया गया है। तब ट्रेवर लगातार किताब के पन्नों को सामने दिख रही हकीकत से मिलाता है और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही निकलता है जैसा लिखा हुआ था। तब पता लगाते लगाते उन्हें एक ट्री हाउस मिलता है, जिसे देखकर ट्रेवर उसके अंदर जाने का फैसला करता है, जबकि हाना बाहर जमीन पर ही रहती है। इधर अंदर पहुंचकर ट्रेवर को एहसास होता है कि वहां मौजूद हर चीज पिछले दशक की है। खैर, अब इसी बीच हाना को कुछ एक्सप्लोरेशन इक्विपमेंट और एक बोतल मिलती है जिस पर गायब हुए एक्सप्लोरर का नाम लिखा हुआ था। और इतना ही नहीं, बल्कि उसे उस चट्टान के पास एक लालटेन भी मिलती है,
इधर ट्री हाउस में किताबों को टटोलते हुए ट्रेवर और शॉन को पता चलता है कि ये जगह मैक्स का ठिकाना थी और उसने अपने नोट्स में पास ही एक अंडरग्राउंड ओशियन होने का जिक्र किया हुआ था। तभी हाना उन्हें उस जगह पर ले जाती है जहाँ मैक्स की डेड बॉडी मौजूद थी, जिसे देखकर वो तीनों मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। इस मौके पर तीनों मैक्स की डायरी में अपने बेटे के लिए लिखे हुए दिल को छू जाने वाले संदेश को पढ़कर इमोशनल हो जाते हैं। मैक्स ने अपनी नोटबुक में समझाया था कि ये जगह मैग्मा से घिरी हुई है और सेस्मिक एक्टिविटी बढ़ने पर ये एक भयानक भट्टी में बदल जाती है। ये जगह धीरे धीरे बेहद गर्म होती जा रही थी और यहाँ का तापमान 194 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि एक इंसान सिर्फ 134 डिग्री तक के टेम्परेचर को ही बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए पूरा ग्रुप अब मैक्स के बनाए हुए प्लान को फॉलो करने का फैसला करता है, जिसमें उन्हें समंदर पार करके एक ऐसी नदी तक पहुंचना है जहां थर्मल स्प्रिंगल्स मौजूद हों जो उन्हें वापस सतह तक पहुंचा सके। उन्हें इस काम को गर्मी बढ़ने और पानी के भाप बनने से पहले अंजाम देना था, क्योंकि भाप की ही वजह से थर्मल स्प्रिंकल्स का प्रोसेस होता है। खैर, अभी मैक्स की नोटबुक में दिए गए निर्देश की मदद से वो इस खतरनाक सफर के लिए कश्ती बनाने लगते हैं, जिसके दौरान गर्मी लगातार बढ़ती जा रही थी और अब तापमान बढ़ते हुए 105 डिग्री तक पहुंच चुका था। तब कश्ती को आखिरी रूप देने के बाद ट्रेवर शॉन को वो कंपास सौंपता है जो कभी मैक्स का हुआ करता था, और उन्होंने मैक्स के पैराशूट को भी कश्ती में डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए लगाया था। अब इसके बाद वो तीनों कश्ती लेकर पानी में उतर जाते हैं ताकि हवा के रुख से रफ्तार पकड़ी जा सके। इस सफर के दौरान वही पुराना बायोलुमिनेसेंट परिंदा दोबारा दिखाई देता है और शॉन को किसी खतरे का इशारा देने की कोशिश करता है। तब जल्दी ही उनका सामना एक भयानक तूफान से होता है, जिसके दौरान हाना उन्हें सेल नीचे करने की सलाह देती है, पर उनके पास वक्त की बहुत कमी थी क्योंकि तापमान अब 109 डिग्री तक पहुंच चुका था। तभी शॉन की नजर समंदर में तैरती हुई बड़ी मछली पर पड़ती है, जिसके दौरान अचानक उनमें से एक जीव पानी से उछलकर शॉन और फिर हाना पर हमला करता है, पर हाना फुर्ती से बच निकलती है। अब अगला हमला ट्रेवर पर होता है, लेकिन तब ट्रेवर उसे लात मारकर वापस पानी में फेंक देता है। पर उनकी ये मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ ही देर में सैकड़ों विशाल परहानाज उनकी ओर टूट पड़ती हैं, जिस दौरान तीनों बेसबॉल बैट्स का इस्तेमाल करके उनका सामना करते हैं। तब जल्दी ही ट्रेवर शॉन को इशारा करता है कि एक और मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। शॉन खुद को तैयार करता है, पर इस बार जो दरिंदा पानी से बाहर निकलता है वो इतना विशाल था कि उसने पिरानास को ही निगलना शुरू कर दिया था। तब जाके ट्रेवर, हाना और शॉन को एहसास होता है कि वो बड़ा सा मॉन्स्टर असल में मछलियों को खाने में ही इंटरेस्टेड है, पर इतने सारे मॉन्स्टर्स की वजह से समंदर में कश्ती चलाना अब और भी मुश्किल हो गया था। इसलिए खतरों से बचने के लिए वो तीनों अपना रास्ता बदलने का फैसला करते हैं, लेकिन रास्ते में हवा इतनी तेज हो जाती है कि हाना के हाथ से सेल छूट जाती है और रस्सी की रगड़ से उसके हाथों पर गहरी चोटें आती हैं। तब शॉन तेजी से रस्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सेल का अटैचमेंट टूट जाने की वजह से शॉन तेज तूफान में उसके साथ ही उड़ते हुए कहीं पर चला जाता है। अब इसके बाद जब शॉन को होश आता है तो वो अपने पास एक भयानक पिराना को पड़ा हुआ पाता है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि वो समंदर के एक सुनसान किनारे पर बिल्कुल अकेला है। तभी चट्टान के एक रास्ते की ओर देखते हुए उसे वही परिंदा दिखाई देता है जो उसे पीने के पानी तक ले जाता है, और तब अपनी प्यास बुझाने के बाद शॉन उस परिंदे का शुक्रिया अदा करता है और इस अनोखी दुनिया में उसका पीछा जारी रखता है। दूसरी ओर हाना और ट्रेवर जमीन पे आने के बाद शॉन को आवाज दे रहे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि शॉन इतना समझदार है, इसलिए वो जिंदा तो जरूर होगा। तब थक हार कर थोड़ी देर आराम करते समय ट्रेवर का सामना एक ऐसे मांसाहारी प्लांट से होता है जिसके दांत उस तरह की तरह तेज थे और वो हाना को काटने की कोशिश कर रहा था। तब ट्रेवर उस पर एक जोरदार वार करके उसे बेहोश कर देता है, मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि हाना वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब उसे मांसाहारी पौधों की कई बेलों ने जकड़ लिया था जो ट्रेवर के चारों ओर जोड़ों में निकल रहे थे। ट्रेवर जब उन पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसका भाला वहीं पर फंस जाता है, जिसकी वजह से उसे मुक्कों का सहारा लेना पड़ता है, जिसके दौरान इन मुक्कों से मॉन्स्टर के मुंह से एक घिनौना और चिपचिपा पदार्थ निकलकर ट्रेवर के हाथ पर लग जाता है। अब इसके बाद वो एक साथ कई मॉन्स्टर से लड़ रहा था, जबकि दूसरी ओर हाना का दम घुटता जा रहा था। तब बड़ी मुश्किल से ट्रेवर उस मांसाहारी पौधे को जड़ से उखाड़ फेंकता है, जिससे हाना बच जाती है। इसी बीच शॉन गुफा के मोड़ पर एक दूर से आती हुई रोशनी की ओर बढ़ता है और चलते चलते वो लड़खड़ा कर गिर जाता है। तब उठने पर वो अपनी पॉकेट नाइफ को हवा में तैरते हुए देखता है, जो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होने का इशारा था। तभी उसने अपने सामने हवा में तैर रही काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को देखा, जिस पर भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा था, और उसी वजह से वो हवा में तैर रही थी। उस दौरान एक खाई से दूसरी ओर उन हवा में तैरती हुई चट्टानों से ही जाया जा सकता था, इसलिए शॉन हिम्मत करके एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर कूदते हुए आगे बढ़ने लगता है, जिसके दौरान एक बार तो वो उस गहरी खाई में गिरने भी वाला था, मगर उसने जैसे तैसे चट्टान को पकड़ लिया और
हिम्मत जुटाकर फिर से ऊपर आ गया। इसी बीच ट्रेवर और हाना को वो नदी मिल गई थी जो उन्हें हॉट स्प्रिंग तक ले जा सकती थी, जिसकी मदद से वो बाहर आ सकते थे। हालांकि उन्होंने शॉन को ढूंढे बिना वहाँ से नहीं जाना था, इसलिए वो उसे वापस आवाजें देने लगे, पर दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आया। इधर शॉन लगातार अपने कंपास की मदद से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से वो गर्मी से पूरी तरह पसीने में भीग चुका था। तब चलते चलते शॉन को एक हैरान करने वाली चीज दिखती है। वो विशाल जानवर जो असल में डायनासोर थे वो उनके कंकालों पर चल रहा था। तभी उसे एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत पास में छुप जाता है। वहीं ट्रेवर ने हाना से अलग होने का फैसला किया और उसे रास्ते पर आगे बढ़ते रहने को कहा, जबकि वो खुद अपने भतीजे को ढूंढने निकल गया। तब हाना ने ट्रेवर को एक इमोशनल किस किया, क्योंकि उन्हें डर था कि शायद अब वो कभी ना मिल पाए। इधर उसी वक्त शॉन के सामने जमीन पर एक घिनौना और चिपचिपा लिक्विड गिरता है और तब ऊपर देखने पर तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा टीरेक्स लार टपकाते हुए उसे खाने के लिए तैयार खड़ा था। तब डर के मारे शॉन के अंदर एक नई फुर्ती आई और जैसे ही उस मॉन्स्टर ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो शॉन ने जमीन पर रोल होकर खुद को बचा लिया। अब वो अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा दौड़ रहा था और वो खतरनाक शिकारी उसके बिल्कुल पीछे था। तब भागते वक्त वो डायनासोर अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को तबाह कर रहा था, जिससे वो आसानी से शॉन के बेहद करीब पहुंच जाता है और शॉन अपनी जान बचाने के लिए गुफा में घुस जाता है। तभी ट्रेवर को अपने भतीजे की चीखें सुनाई देती हैं और उसे एहसास हो जाता है कि ये आवाज दीवार के दूसरी ओर से आ रही है, इसलिए वो पागलों की तरह उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। इधर जैसे ही डायनासोर शॉन को निकालने ही वाला था कि तभी ट्रेवर दीवार तोड़कर शॉन को बचाता है, मगर सुकून की सांस लेने से पहले ही वो दरिंदा दोबारा उनकी ओर लपकता है। उस दौरान वो डायनासोर चट्टानों पर इतनी फुर्ती से चल रहा था कि ट्रेवर के साथ साथ शॉन को भी अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। तब एक प्लान बनाने के बाद ट्रेवर उस शैतान को एक ऐसी जगह पर ले गया जहाँ की चट्टानें बेहद कमजोर थी। ये एक बड़ा खतरा था, क्योंकि ट्रेवर खुद भी उस के साथ नीचे गिर सकता था, मगर जैसे ही जमीन नीचे धंसने लगती है तो ट्रेवर एक जोरदार दौड़ लगाकर मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है और खुद वापस शॉन के पास आ जाता है। खैर अब इसके बाद वो दोनों भी जल्दी ही एक टनल से होते हुए उस नदी तक पहुंच जाते हैं, पर वहां का तापमान इतना बढ़ चुका था कि नदी का पानी उबलने लगा था और उसी के प्रेशर की मदद से वो धरती के ऊपर जाने वाले थे। तब खुशकिस्मती से हाना वहाँ एक बड़े डायनासोर की खोपड़ी से बनी कश्ती लेकर पहुँच जाती है और कुछ ही देर बाद उन्हें एहसास होता है कि उनकी रफ्तार बढ़ रही है और पानी खत्म होता जा रहा है, जिसका मतलब था कि वो अब नदी के बिल्कुल निचले हिस्से पर हैं, जहां से पानी आकर जा चुका था और वो लोग लेट हो चुके थे। खैर अब आगे बढ़ते हुए वो लोग अचानक एक बड़ी खाई में जा गिरे, लेकिन किस्मत से वो डायनासोर की खोपड़ी दो चट्टानों के बीच में फंस गई और अगर वो वहां से गिरते तो खौलते हुए लावा में गिरकर मारे जाते। तभी ट्रेवर को समझ आ जाता है कि अगर उन्हें बाहर निकलना है तो पानी का लावा से मिलना जरूरी है, ताकि थर्मल स्प्रिंग अपना काम कर सके। पर मुश्किल ये थी कि पिछले कुछ घंटों से वहां से पानी गुजरा ही नहीं था और आगे पानी पता नहीं वहां पर कब आने वाला था। तभी दीवारों का गौर से जायजा लेने पर ट्रेवर को पानी की कुछ बूंदें दिखी, पर चट्टानों ने रास्ता रोका हुआ था। तब इस मुश्किल घड़ी में प्रोफेसर को एक किताब सूझी। उसे याद आता है कि चट्टानों के बीच में मैग्नीशियम मौजूद होता है, जिसमें फ्लेयर्स की मदद से धमाका करके चट्टान के दूसरे तरफ मौजूद पानी को इस तरफ लाया जा सकता है। जब ये पानी नीचे मौजूद दहकते हुए मैग्मा से मिला तो एक विशाल भाप का एक जबरदस्त फुआरा फूट पड़ता है, जो जेट की ताकत से उनकी कश्ती को ऊपर की ओर धकेल देता है, जिससे वो धरती के सरफेस को चीरते हुए किसी के खेत में आकर क्रैश करते हैं, जिससे वो पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। तब वहाँ का मालिक उन्हें आकर गालियां देने लगता है, लेकिन वो इटालियन में बात कर रहा था, इसलिए ट्रेवर और बाकी सबको उसकी बातें समझ ही नहीं आई थी। तब इस नुकसान की भरपाई करने के लिए शॉन ने अपने बैग से निकालकर एक हीरा उस आदमी को दे दिया, जिसे देखकर उस शख्स का गुस्सा ठंडा हो गया और वो मजाक में पूछने लगा कि क्या वो लोग दोबारा खेत को बर्बाद करना चाहेंगे। अब वैसे तो ट्रेवर अपने साथ काफी सारे हीरे बैग में डालकर ले आया था और जैसे कि अब उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो ट्रेवर अपने भाई की लैब को बंद होने से बचा लेता है और सबकी जिंदगी काफी अच्छी हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हाना और ट्रेवर शॉन को क्रिसमस की छुट्टियों में लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस को ढूंढने चलने के लिए कहते हैं, पर जब शॉन वहां से निकलने की तैयारी कर रहा होता है तो वो अपने बैग में मौजूद अपने एक पेट को खाना खिलाता है। उसी पल उन्हें वही चमकता हुआ बायोलुमिनेसेंट परिंदा दिखता है जो जमीन के नीचे से उनके साथ ऊपर आया था। ट्रेवर और उसकी टीम अंडरग्राउंड दुनिया से ढेर सारे हीरे लेकर खुशी खुशी
जी वापस आ गए थे, जिससे उनकी लैब बच जाती है और आगे की जिंदगी बिल्कुल मजे में सेट हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर पास्ट से आने वाले ये जीव सिर्फ मासूम परिंदों तक ही सीमित ना रहे। सोचिए अगर उन अनजान रास्तों और वक्त के दरवाजों से निकलकर खून के प्यासे खूंखार डायनासोर सीधा हमारी दुनिया में आ टपके। क्योंकि साल 1968 में वियतनाम वॉर के खौफनाक माहौल में एक ऐसी ही अनसुनी और भयानक दहशत सामने आती है। एक तरफ जहां अमेरिकन सोल्जर्स तूफान के बीच दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहीं घने जंगलों में उनका सामना गोलियों से नहीं बल्कि उन्हें कच्चा चबा जाने वाले विशाल डायनासोर्स और डीमन से होता है। तो क्या वोल्चर स्क्वाड इन दरिंदों के चंगुल से अपने साथियों को जिंदा बचा पाएगी, या ये जंगल हमेशा के लिए उनकी कब्र बन जाएगा? ये नहीं